नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दक्षिण 24 परगना के फलता विधानसभा क्षेत्र के जिस इलाके में उत्तर प्रदेश के आईपीएस और चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा ने जहांगीर खान के गुर्कों को जो चेतावनी दी थी कि मुझे जानकारी मिली है कि जहांगीर खान लोगों को घरों में जाकर के धमका रहे हैं। अगर इस तरह की शिकायत मिली तो फिर रोना नहीं, पक्का इलाज करेंगे। उस घटना को लेकर के सो कॉल्ड नेशनल मीडिया में, जो खास तौर से वामपंथी इकोसिस्टम है, उसमें किस तरह का स्यापा किया गया, किस तरह चुनाव आयोग को भला बुरा कहा गया, सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगाई गई कि इसमें हस्तक्षेप किया जाए, अजय पाल शर्मा को रिमूव किया जाए ऑब्जर्वर के पद से, जो स्पेस एनकाउंटर के स्पेशलिस्ट हैं उनको ऑब्जर्वर बना करके कैसे भेज दिया गया। लेकिन आप ये देखिए, अब आप चुनाव आयोग की सूझबूझ की मुक्त कंठ से प्रशंसा करेंगे या नहीं करेंगे। दक्षिण 24 परगना का ये पूरा इलाका और यहां तक के उत्तर 24 परगना का भी बहुत बड़ा इलाका, वहां क्या क्या नहीं होता रहा है। और इसी के मद्देनजर एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर को चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना का ऑब्जर्वर बना करके भेजा। और जिस जहांगीर खान के गुर्कों को वो चेतावनी देकर के आए थे, जिसको कहा गया कि ऑब्जर्वर धमकाने के लिए गए, धमकाने का काम ऑब्जर्वर का नहीं होता है, उसी जहांगीर खान की कॉन्स्टिट्यूंसी में 29 अप्रैल के मतदान के दौरान सबसे अधिक गड़बड़ियां की गई। कुल मिलाकर के 77 जगहों पर बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश करना, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर टेप चिपकाना, नील पॉलिश वगैरह लगाना, यानी टेम्परिंग करने की कोशिश करना, ये सारी हरकतें, जो 77 शिकायतें मिली थी, उनमें से 15 जगहों पर 2 मई को पुनर्मतदान के आदेश दिए गए थे और 2 मई को वहां पुनर्मतदान हो गया। पुनर्मतदान में भी वहां हैवी टर्नआउट हुआ। लेकिन जो बाकी के बचे थे 62 शिकायतें, उन पर लोग हैरान परेशान थे कि जहांगीर खान की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां से वो टीएमसी के प्रत्याशी हैं, मोस्टली वहां की शिकायतें थी और वहां पुनर्मतदान क्यों नहीं हो रहा है। तभी से दबी जबान से ये चर्चा चल निकली थी कि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर की, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं और बहुत संभव है कि फलता विधानसभा का चुनाव ही रद्द कर दिया जाए। और देखिए, वही हुआ। कल देर शाम को करीब 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास चुनाव आयोग का फैसला आ गया और उसने पूरे विधानसभा क्षेत्र का ही वोटिंग रद्द कर दिया, काउंटर मांड कर दिया। और अब ये फैसला लिया है कि 21 मई को नए सिरे से इस विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा और 24 मई को मतों की गिनती होगी। देखिए, इस घटना से एक बात पता चलती है,
कल चूंकि मतगणना है, कल परिणाम आ रहा है। मोस्टली एग्जिट पोल की अगर माने, वहाँ के लोगों की बॉडी लैंग्वेज, वहाँ के जो इंटरव्यूज आए हैं, राह चलते हुए लोगों के, महिलाओं के, हर वर्ग के, अगर उनकी माने तो ममता बनर्जी कल विदा हो रही हैं। वो सत्ता से बाहर जा रही हैं। कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनने जा रही है। 294 विधानसभा सीटें हैं। फलता का चुनाव रद्द कर दिया गया है, वहां पुनर्मतदान होगा 21 मई को, 24 मई को रिजल्ट आएगा, यानी 4 मई को 293 विधानसभा क्षेत्रों के रिजल्ट घोषित होंगे। मैं ये कह रहा था कि जो कुछ ये दक्षिण 24 परगना के फलता विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, ये केवल एक बानगी है। ये एक सबूत है कि एक चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर के द्वारा वहां जाकर के चेतावनी दिए जाने के बाद भी अगर इतना बड़ा दुस्साहस है कि टेम्परिंग करने की कोशिश की गई, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर टेप लगा दिया गया, नील पॉलिश लगा दी गई, कई दूसरी गड़बड़ियां करने की कोशिश की गई, तो आप सहज भाव से, स्वाभाविक रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में अब तक क्या होता रहा है, किस तरीके से छापा मार वोट पड़ते रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग होती रही है, किस तरह लोगों को वोटों से वंचित किया जाता रहा है। एक और घटना बताता हूं। एक व्यक्ति आए वोट डालने के लिए और ठीक ठाक उम्र थी, और वो स्टेप बाय स्टेप पूछ रहे थे कि मुझे अब कैसे करना है, अब कैसे करना है, अब कैसे करना है। उनसे पूछा गया कि भई आपकी उम्र तो ठीक ठाक है, क्या पहली बार वोट डाल रहे हैं? और उन्होंने कहा कि जी हाँ, मेरा वोट तो मेरे पहुंचने से पहले ही पड़ जाता था, मुझे कभी वोट डालने का अधिकार ही प्राप्त नहीं हुआ, अब मैं पहली बार वोट डाल पा रहा हूं। ये कितना बड़ा कमेंट है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की नंगई होती रही, जिस तरीके से लूट तंत्र चला है वहां वोटों के नाम पर, और जिस तरह की तानाशाही रही है, जिस तरह का गुंडा तंत्र वहां खुल करके खेलता रहा है, और लोगों में जो एक दहशत पैदा कर दी जाती थी, चुनाव पूर्व हिंसा होती थी, लोगों की डेड बॉडीज पेड़ों से लटकी हुई मिलती थी, अगर किसी को भनक भी लग गई कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे दलों के लिए काम कर रहे हैं, पहले तो वहां वामपंथी पार्टियां भी ठीक ठाक पोजीशन में थी, कांग्रेस की भी सीटें आती थी। पिछली से पिछली विधानसभा में कांग्रेस की 44 सीटें थी, वामपंथियों के भी 22 एमएलए थे। तो अगर किसी को पता लग गया कि ये उनके वर्कर हैं, या उनके लिए काम कर, या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, या ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। जो टीएमसी के पाले हुए गुंडे थे, वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे और करते थे। लेकिन इस बार प्रशंसा करनी पड़ेगी ज्ञानेश कुमार की। लोग टीएन सेशन का नाम लेते हैं, लेकिन टीएन सेशन तो बाद में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, और उनका असली चरित्र क्या था वो भी लोगों के सामने आ गया। लेकिन मेरा कहना यह है कि ज्ञानेश कुमार, जिनको एसआईआर कराने पर भी गालियां पड़ी, और गालियां देने वाले कौन थे, प्रश्न खड़े करने वाले कौन थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे तीखे और उल्टे सीधे सवाल पूछने वाले कौन लोग थे,
और मीडिया का भी एक अंग, वो चाहे लालू प्रसाद का कुनबा हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे दूसरे विपक्षी दल हो, उनके सुर में सुर मिलाकर के एसआईआर जैसी एक पवित्र कवायद का विरोध क्यों कर रहे थे? संविधान के साथ लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ अगर अब तक भद्दा मजाक होता रहा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अगर उनके भी वोट पड़ते रहे फेक तरीके से और कोई कोई पार्टी बहुत सारी सीटों पर मैनिपुलेशन करवाती रही अपने राज्य के कर्मचारियों के द्वारा, उनको अपने प्रभाव में लेकर के, तो क्या ये बंद नहीं होना चाहिए था? और अगर बंद करने का किसी ने जज्बा दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई, साहस और दुस्साहस दिखाया, तो उस मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रशंसा होनी चाहिए या उसके खिलाफ एक मुहिम शुरू कर देनी चाहिए मीडिया के द्वारा। यही हुआ ज्ञानेश कुमार के साथ। लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति देखिए कि उन्होंने अगर ये ठान लिया कि मुझे अब जितने भी राज्यों के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल, वहां पर साफ सुथरे तरीके से, स्वतंत्र तटस्थ भाव से और बिना किसी भय के वातावरण के चुनाव करवाने हैं, इसके लिए चाहे जितनी सीआरपीएफ तैनात करनी पड़े, केंद्रीय बल तैनात करने पड़े, चाहे जितने ऑब्जर्वर भेजने पड़े। कल काउंटिंग के लिए 165 और स्पेशल ऑब्जर्वर उन्होंने भेजे हैं, क्योंकि तमाम तरह की सूचनाएं उनको मिलती रहती हैं कि ये काउंटिंग के समय क्या कर सकते हैं। जिस तरह के अभेद्य किले बनाए जा रहे हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर बैरिकेड लगा करके, और जिस तरीके से, एक तरीके से मैं तो कहूंगा कि बख्तरबंद जैसी दिखने वाली गाड़ियां हैं जो बहुत डिस्टर्ब एरिया में लगाई जाती हैं या बहुत ऐसे वातावरण में ही तैनात की जाती हैं, कहीं डिस्टर्ब एरिया है या दूसरी चीजें हैं, ऐसा माहौल बनवाने के लिए किसने बाध्य किया है चुनाव आयोग को? और इतने बड़े संख्या में फोर्स को वहां तैनात करना। तो वापस उसी बिंदु पर आते हैं जहां से चले थे। फलता विधानसभा क्षेत्र का चुनाव रद्द किया जाना, इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के बाद, और अब नए सिरे से उसका चुनाव करवाना, लोगों के मन में, खास तौर से फलता क्षेत्र के लोगों के मन में, महिलाओं के मन में ये एक आशंका थी, क्योंकि बाकी 15 बूथ पर तो पुनर्मतदान के आदेश हो गए, पुनर्मतदान हो रहा था, पर फलता क्षेत्र में जितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां कराई थी जहांगीर खान ने, जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के मुंह लगे हैं। डायमंड हार्बर क्षेत्र में बूथ मैनेजमेंट का काम अभिषेक बनर्जी इनको और इनके जैसे कुछ और लोगों को सौंपते रहे हैं। कुल मिलाकर के 12वीं जमात तक पढ़े हैं ये, और जिस तरह के मैनेजमेंट की खबरें इनके बारे में आ रही हैं, किस तरह के मैनेजमेंट करते हैं जमीनों का, तमाम दूसरा प्रॉपर्टी वगैरह का, उससे भी पता चलता है कि ये इतने प्यारे और दुलारे क्यों हैं अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी के। पूरे इलाके में दहशत कायम करना, घरों में जाकर के हिंदुओं को डराना कि वोट के लिए कोई ना निकले, और ईवीएम को इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करना, तो ये काउंटर मांड होना किसी क्षेत्र का। और खुद बंगाल के लोग कह रहे हैं कि हमें याद नहीं पड़ता है कि इस तरीके से किसी विधानसभा, पूरे विधानसभा क्षेत्र का चुनाव रद्द किया गया हो। तो चलिए, थोड़ा सा समय लगा चुनाव आयोग को, लेकिन नए सिरे से चुनाव मतदान कराने का फैसला उसने लिया। अब तारीख भी आ गई है, तो मैं कहूंगा कि
फलता क्षेत्र के जो महिलाएं, जो पुरुष सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे थे कि वहां फिर से चुनाव कराए जाएं, उनको एक तरीके से न्याय मिलने का काम हो गया है। पर केवल इस एक क्षेत्र के चुनाव रद्द होने से, वहां हुई गड़बड़ियों से आप बस इस बात का अंदाजा भर लगाइए कि पूरे पश्चिम बंगाल में क्या तमाशा होता रहा, किस तरीके से चुनाव मैनेजमेंट होता रहा, किस तरीके से वोट पड़वाए जाते रहे, किस तरीके से सीटें जीती जाती रही और दूसरों को हरवाते रहे, और किस तरीके से वहां सरकार बनाई जाती रही। इस बार डे वन से ममता बनर्जी की जो बौखलाहट थी, जो वो स्यापा कर रही थी, जिस तरीके से बार बार सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगा रही थी, जिस तरह एसआईआर का विरोध कर रही थी और मुख्य चुनाव आयुक्त से लड़ने तक के लिए उनके दफ्तर पहुंच गई प्रतिनिधिमंडल लेकर के, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, एक काला शॉल ओढ़ा और सीजीआई की अदालत में खुद जिरह करने के लिए पहुंच गई। तो ये कोई साधारण घटनाएं नहीं थी। इससे पता चल रहा था कि जो उनकी दुखती रग है, जो उनके सीक्रेट्स हैं चुनाव जीतने के, और आईपैक पर भी जब ईडी का छापा पड़ा और ममता बनर्जी दंदनाते हुए वहां पहुंच गई, कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए, वो सब क्या था? ये सारी घटनाएं ये शो करती हैं कि ममता बनर्जी एक्चुअल में किस तरीके से चुनाव को मैनेज करती रही और किस तरह चुनाव जीतती रही हैं। केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह हों या उनकी पार्टी के अध्यक्ष और दूसरे तमाम उनके सहयोगी हों, राज्य में भी शुवेंदु अधिकारी से लेकर के उनकी पूरी टीम जिस तरीके से लड़ी है, जिस तरह संघर्ष हुए हैं, नेक टू नेक जगह जगह फाइट हुई हैं, और जो 15 साल का ममता बनर्जी का कार्यकाल और तौर तरीका रहा है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की जो उनकी नीति रही है, उसने इस बार हिंदुओं को भी एकजुट किया है। और यही वजह है जब फलता विधानसभा क्षेत्र में बाकी 15 बूथों के साथ पुनर्मतदान के आदेश नहीं दिए गए तो लोग सड़कों तक पर उतर आए। जब हम बात कर रहे हैं, अभी 12:23 हुए हैं, इस समय तक तो कल पश्चिम बंगाल के रिजल्ट दिशा तय कर चुके होंगे, और इस समय तक तो टीएमसी खेमे में और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के खेमे में हड़कंप मच चुका होगा। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये चैनल, आपको ये प्रोग्राम अगर पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।